हेलो गाइस, हाउ आर यू। कैसे हो आप सब। तो मैं रोहित आरब आप सभी का आपके इस परिवार पॉलिटेक्निक स्टडी में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम आ गया है अब ईडी और टीडी का। तो मैंने आज से ईडी और टीडी का रिवीजन क्लास स्टार्ट कर दिया है और 2-3 दिन में, बल्कि 2 दिन में ही, आज और कल में हम लोग ईडी और टीडी का पूरा रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो जल्दी से अपने सभी दोस्तों को बता दो और बुला लो कि क्लास हो गई शुरू। और आगे हैं सर पढ़ाने के लिए, एकदम लाइव पढ़ाया जाएगा। और अभी तो मैं स्टार्टिंग के 2 चैप्टर बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद आपको पूरा का पूरा पेपर सोल्व करके दिखाऊंगा कि कैसा कैसा आता है, कैसा कैसा नहीं आता है। पूरा पेपर सोल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, देखिएगा कि इस बार पेपर पैटर्न चूँकि ईजी बनाया जा रहा है, तो इसलिए हो सकता है कि आप लोगों का थ्योरी वाला पोर्शन ज़्यादा पूछ लिया जाए। अभी जब आपका थ्योरी वाला पोर्शन ज़्यादा पूछा जाएगा तो आप लोगों को भी उसी के हिसाब से प्रिपरेशन करना बनता है कि नहीं। तो बस उसी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, उन सब चीज़ों को पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके लिए पहला का मतलब 2-3 क्लास में निपटाना है सारा। तो आज के इस क्लास में हम लोग लगभग 2 से 3 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं शुरू। सबसे पहला चैप्टर आपको पता ही है कि हमारा ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का है। चाहे तो बात करें हम ईडी की, चाहे हम बात करें टीडी की, दोनों में ही सबसे पहले जो बात आती है वो आती है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स की। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट मतलब ड्राइंग उपकरणों की। तो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं कि इंजीनियरिंग या टेक्निकल ड्राइंग क्या होती है। बेसिकली इंजीनियरिंग और टेक्निकल ड्राइंग की वो ब्रांच है जिसमें इंजीनियरिंग या फिर टेक्निकल टर्म्स, टेक्निकल मशीन्स, टेक्निकल मशीन के पार्ट्स, उन सब का ड्राइंग और उनका स्टडी किया जाता है। उसको हम कहते हैं टेक्निकल ड्राइंग या फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग। अभी इंजीनियरिंग और टेक्निकल ड्राइंग लगभग सिमिलर हैं। सेम नहीं बोल रहा हूँ, सिमिलर बोल रहा हूँ। समान और मतलब सर्वांग से वैसे समझ सकते हो आप। तो लगभग सिमिलर हैं, एग्जैक्ट सेम नहीं बोल रहे लेकिन लगभग सिमिलर हैं। तो क्योंकि सारे टॉपिक जो आपके टीडी में होते हैं वो ईडी में होते हैं, लेकिन क्या है कि टीडी क्योंकि सीएस में पढ़ाया जाता है तो इसीलिए उसमें थ्योरी वाले पोर्शन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपके क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, और क्वेश्चन को मैं बिल्कुल ईडी और टीडी दोनों के नज़रिए से पढ़ा के चल रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। तो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट जिनका यूज़ किया जाता है आपका किसके लिए, ड्राइंग वर्क को करने के लिए कहलाते हैं ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। या फिर अगर दूसरे एक और टर्म बोलें, अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज इंजीनियरिंग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट या फिर व्हाट आर टेक्निकल ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट हैं जिनका यूज़ इंजीनियरिंग ड्राइंग को करने के लिए किया जाता है, और टेक्निकल ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट वो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है जिनका यूज़ टेक्निकल ड्राइंग को करने के लिए किया जाता है। और बेसिकली तो ये होते मुख्य रूप से जितने भी ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट आपने आज तक आपके मन में आते हैं कि ड्राइंग को बनाने के लिए अभी तक हमने किन किन चीज़ों का यूज़ किया है। मुझे याद है कि आपने यूज़ किया होगा पेंसिल का, इरेजर का, शार्पनर का, स्केल का, कंपास का, प्रोट्रैक्टर का, है ना, रूलर होता है, स्केल उसका। मतलब ओवरऑल आपके ज्योमेट्री बॉक्स में जितना सामान होता है आपने लगभग उसी का यूज़ किया है। लेकिन उन सबसे पहले जिन चीज़ को हम भूल जाते हैं, वो सबसे पहले हमको एक पेपर भी तो चाहिए होगा ना जिस पर हमको ड्रॉ करना है कुछ, उसको बोलते हैं ड्राइंग शीट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिक्वायर्ड अ ड्राइंग शीट। आफ्टर दैट हमको उस ड्राइंग शीट को लेके हाथ में रख के तो काम नहीं करना है, उसको किसी टेबल पर रखना है ना, किसी बोर्ड पर रखना है ना, दैट बोर्ड। सो दैट बोर्ड इज नोन एज ड्राइंग बोर्ड। मतलब हमको 2 ऐसी चीज़ें जिनका हमने आज तक ड्राइंग में यूज़ किया है, आपने जो पिछली क्लासेस आपकी रही हैं 10th है या 12th है, तो वहाँ आपने ड्राइंग का यूज़ किया है, मतलब ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया है इन दोनों का, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया। ड्राइंग शीट भी एक ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है, ड्राइंग बोर्ड भी एक ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है। तो इसीलिए आज हम सारे के सारे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे, जिनमें से ज़्यादातर आपने पहले से ही पढ़ रखे होंगे, कुछ नए हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट जो हमारा है वो है ड्राइंग बोर्ड। क्या है सबसे पहला ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, क्या है हमारा, ड्राइंग बोर्ड। देखिएगा, ये मत सोचिए ये तो आपको आता है, अरे सर क्या पढ़ा रहे हो, ये तुमको आता है। भैया आता है, रिवीजन कर रहे हैं। अभी देखो बात ये कि देखकर आना और बिना देखे आना दोनों अलग अलग बातें होती हैं। आपको अभी तक देखकर आता था, मेरा प्रयास है कि आपको बिना देखे यहाँ छप जाए सब कुछ। ठीक है, चलिए। तो ड्राइंग बोर्ड दरअसल एक ऐसा बोर्ड होता है लकड़ी का बना हुआ, वो देखो आपको उधर फिगर दिख रहा होगा, ड्राइंग बोर्ड ये होता है।
तो ड्राइंग बोर्ड बेसिकली लकड़ी का बना हुआ एक ऐसा बोर्ड होता है जिस पर हम अपनी ड्राइंग शीट को रख के वर्क करते हैं। अभी ड्राइंग बोर्ड देख लिया। ड्राइंग बोर्ड की कहानी क्या है कि ड्राइंग बोर्ड आप जिस भी आप कॉलेज में पढ़ते हो, जैसे कि अगर हमारे कॉलेज के स्टूडेंट तो हैं, अगर आप किसी दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट हो तो आपके कॉलेज में ड्राइंग हॉल होगा, DH ड्राइंग हॉल होगा, वहाँ पर आपके टेबल होंगे। तो टेबल का नीचे वाला हिस्सा दरअसल उसका स्टैंड होता है, उसके सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन ड्राइंग बोर्ड होता है जो लकड़ी का बना होता है, जैसे कि आपने अभी देखा, जिस पर आप अपनी ड्राइंग शीट को रख के काम करते हैं। ठीक, अभी बेसिकली बात है कि ड्राइंग बोर्ड जो आते हैं वो अलग अलग साइज़ के आते हैं। जैसे कि देखो, कभी इतना बड़ा होगा, कभी इतना बड़ा, अलग अलग साइज़ के आते हैं। तो उन ड्राइंग बोर्ड के साइज़ के आधार पर ड्राइंग बोर्ड हमारे 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। अगर आ जाए क्वेश्चन के ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में लिखो तो आप लिखेंगे कि वो इंस्ट्रूमेंट जो हमारे ड्राइंग को कार्य करने के काम आते हैं, ड्राइंग वर्क करने के काम आते हैं, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। इनकी हेल्प से हम ड्राइंग के वर्क को इजीली और कम समय में और बहुत ही ज़्यादा सुंदरता से कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट निम्नलिखित हैं। सबसे पहले ड्राइंग बोर्ड हेडिंग डाल के इसके बारे में लिखना शुरू कर दो। ड्राइंग बोर्ड एक ऐसा ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट होता है जिस पर ड्राइंग शीट को रख के वर्क किया जाता है। यह लकड़ी का बना हुआ छोटे छोटे बैटन से मिलकर के बनाया, लकड़ी की पट्टियों से मिलकर के बनाया जाता है। और उसके बाद हो सके तो ड्राइंग बोर्ड का डायग्राम बना दो, नहीं आता तो कोई बात नहीं। ड्राइंग बोर्ड निम्नलिखित 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आता है ड्राइंग बोर्ड हमारे पास B0। बी, कहीं कहीं पर ड्राइंग बोर्ड को B से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कहीं पर ड्राइंग बोर्ड को D से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपका जैसा आपको मानो वैसा रिप्रेजेंट करना। फिर आता है B1, फिर आता है B2, फिर आता है B3 एंड द लास्ट वन इज B4। सो ड्राइंग बोर्ड आर ऑफ 5 टाइप्स: B0, B1, B2, B3 एंड B4। व्हाट इज दिस B1, B2, B3, B4 एंड B0? एक्चुअली इनकी डायमेंशंस के बेस पर इनको बांटा गया है। देखिएगा, बी नोड का जो डायमेंशन होता है वो होता है बच्चे आपका 1500 इंटू 1000 इंटू 25, और ये सारे के सारे mm में होते हैं। वैसे ही B1, अब देखो सबसे पहले आपको सबसे पहले वाले का डायमेंशन याद कर लो। सबसे पहले वाले का डायमेंशन आप याद कर लो, ठीक है, सबसे पहले वाले का डायमेंशन आप याद कर लो। तो बी नोड 1500, 1000, 25। 1500 जैसे मान लीजिए कि ये हमारा व्हाइट बोर्ड है, तो इसका ऐसे करके 1500, ऐसे करके 1000 mm, और ऐसे की जो मोटाई है वो 25 mm। mm का मतलब तो जानते हो ना। बेसिकली अभी मैं डायमेंशन टॉपिक की तरफ भी बढ़ेंगे हम लोग, तो वहाँ पर आप जानेंगे। कोई भी क्वेरी है तुरंत से मेरे से पूछो, क्लास को लाइक करो और बाकी बच्चों को शेयर करो, तुरंत बुलाओ, सबको जल्दी जल्दी बुला लो। देखो छूट गया फिर मत कहना, आपके लिए इतनी बढ़िया क्लास लेके आया हूँ, छूटना कुछ नहीं चाहिए सभी लोगों का। तो सबको बुला लो, जितने भी दोस्त हैं आपके, दूसरे कॉलेज के बच्चों को भी शेयर करो, सबको बुलाओ जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो। तो ये 1500 का मतलब 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर का मतलब होता है 1.5 मीटर। तो बेसिकली जो ड्राइंग बोर्ड ये वाला है वो 1.5 मीटर तो लंबा होगा, 1 मीटर चौड़ा होगा, और 25 mm 0.25 होगा आपका, क्या होगा 0.025 क्या होगा मीटर में मोटाई होगी इसकी। तो मोटाई को तो mm में रन, तो वही ज़्यादा काफ़ी है, बाकी सारी डायमेंशन भी आपको mm में याद करनी है, ठीक। उसके बाद B1 की डायमेंशन को याद करने के लिए, B1 की डायमेंशन को याद करने के लिए आप इस 1000 को यहाँ ले आओ। तो 1000 इंटू 700 इंटू 25 mm, ये आपका B1 का डायमेंशन है। B2 के लिए इस 700 को यहाँ ले आओ, 700 इंटू कितना हो जाएगा 700 गुणे 500 गुणे 15। अभी ये हमारे छोटे वाले आ जाते हैं। और उसके बाद B3 के लिए इसको 500 को यहाँ ले आओ, तो 500 इंटू 350 इंटू 15 mm, ठीक। उसके बाद इस 350 को यहाँ ले आओ, इस 350 को यहाँ पर ले आएंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका 350 इंटू 250 इंटू 15 mm। दीज आर द बेसिक 5 टाइप्स ऑफ ड्राइंग बोर्ड। सबसे पहला 1500 1000 इंटू 25 mm, दूसरा 1000 को यहाँ ले आए 700 इंटू 25 mm, और ये एंड द एज शोन, बाकी सारे आपको बोर्ड पे लिखे हुए दिख ही रहे हैं। इन सबको जल्दी से नोट कर लो, याद कर लो। अभी वैसे तो मुझे उम्मीद है कि ज़्यादातर बच्चों को याद होंगे, अगर याद नहीं है तो जल्दी से इनको याद कर लो, क्योंकि अभी मैं
एक क्लास पढ़ाते पढ़ाते आपसे पूछ लूँगा कि क्या होता है। और बाकी जब आपको कल आपको जो इसका क्वेश्चन पेपर, कल को संडे है, संडे को मैं इसका पूरा क्वेश्चन पेपर सोल्व करके दूंगा आपको। मतलब एक क्वेश्चन पेपर मैं खुद प्रिपेयर करूंगा और ड्राइंग बोर्ड और ड्राइंग शीट पर रख के खुद से उसको सोल्व करूँगा। आप लोग देखिएगा बहुत मजा आएगा, एकदम परफेक्ट पेपर तरीके से पेपर सोल्व करेंगे हम, ठीक है। कि मैं आपको ये दिखाऊंगा कि आपको 3 घंटे मिलेंगे, उस 3 घंटे के पेपर को कैसे हम लोग 3 घंटे से भी कम में कवर कर सकते हैं अगर हमको आता है तो। और उम्मीद पूरी करूंगा आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। चलिए, तो 700, 500, 15 mm और 500, 350, 15 mm, इनमें से सबसे ज़्यादा जो बोर्ड मुख्य रूप से यूज़ किए जाते हैं वो ये वाले दोनों हैं। ये दीज 2 बोर्ड्स आर मोस्टली यूज्ड, वाइड सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं ये 2 बोर्ड, B2 और B3। B2 और B3 बोर्ड को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि ना तो ये ज़्यादा बड़े होते ना ज़्यादा छोटे होते। और इनमें भी अगर सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले बोर्ड की बात करें तो वो ये है B2 बोर्ड को सबसे ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके बाद बच्चों मैं आपको इनके नाम और बताता हूँ। इनके कुछ नाम और होते हैं। क्या होते हैं? इनके कुछ नाम और होते हैं। सबसे पहले B नोट का नाम है एंटी क्यूरियन। क्या नाम है इसका? एंटी क्यूरियन। और इसका नाम है B1 का बिग एलिफेंट। अगर कभी आ जाए तो, नहीं आए तो कोई बात ही नहीं है। और सॉरी, डबल एलिफेंट, बिग एलिफेंट नहीं बच्चों, डबल एलिफेंट। उसके बाद B2 का नाम है इंपीरियल साइज। क्या नाम है? इंपीरियल साइज। B3 का नाम है हाफ इंपीरियल साइज। और B4 का नाम है क्वार्टर इंपीरियल साइज। तो ये इनके नाम है एक्चुअली। एक बोरा उधर 5th नंबर का। तो ये आपके इन नामों को भी जरूर आप तुरंत से नोट कर लो और उनको याद रख लेना जल्दी से। और एक ही बार में याद होने चाहिए क्योंकि बार बार का समय नहीं मिलेगा आपको। कभी आप सोचोगे भैया बहुत समय है हमारे पास तो आराम से करते हैं, समय नहीं मिलने वाला है बच्चों ज़्यादा खास को, है ना। तो आपको तो ये एक एक बार में याद करके चलने हैं। तो अभी तुरंत के तुरंत इन सारे के सारे नामों को याद कर लो। उम्मीद करता हूँ कि आपने याद कर लिए होंगे। और चलिए इसी उम्मीद के साथ हम बढ़ते हैं आगे और अपने अगले टॉपिक की तरफ को आगे रुक करते हैं। ड्राइंग बोर्ड के बारे में सारी जानकारी हो गई। अब दूसरे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट की बात कर लेते हैं। ड्राइंग बोर्ड की कहानी खत्म। अब कोई और ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट भी तो है, केवल अकेला ड्राइंग बोर्ड ही थोड़ी ना ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, और बाकी भी ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है काफ़ी सारे। तो हमको अभी जल्दी जल्दी सारे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं क्योंकि ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट तो जस्ट अ पार्ट ऑफ आर बुक, आर चैप्टर। अभी तो बहुत कुछ पढ़ा है इस पूरी बुक में भैया। तो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट को आधे घंटे कोशिश करूँगा कि आधे घंटे तक हम लोग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट को समझें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इनका, ठीक। बाकी मैं आपको प्रॉपरली यूज़ करके दिखाई दूंगा इनका। जैसे ही हमारा टर्म आएगा उस टर्म में मैं आप लोगों को इसका यूज़ करके दिखाई दूंगा, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं अपने दूसरे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट की तरफ। जैसे कि ड्राइंग बोर्ड हम ले आए, उसके बाद उस ड्राइंग बोर्ड पर रखने के लिए हमको चाहिए क्या? ड्राइंग शीट। यानी कि मतलब वो पेपर, वो वाइट वाला पेपर जिस पर रख के हम लोग अपनी ड्राइंग बनाएंगे, जिस पर पेंसिल से ड्राइंग बनाएंगे, स्केच बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे, व्हाटएवर यार, इंजीनियरिंग ड्राइंग, टेक्निकल ड्राइंग, कुछ लिखोगे कुछ भी करोगे लेकिन उसको वो चार्ट पेपर है तो वो क्या होता है? वो होती है हमारे पास ड्राइंग शीट। क्या होती है? वो होती है ड्राइंग शीट। तो अभी बेसिकली ड्राइंग शीट एक, अगर मतलब आगे लिखेंगे तो ऐसा लिख देंगे कि ड्राइंग शीट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिस पर हम पेंसिल की हेल्प से अपने रचनाओं को, कंस्ट्रक्शंस को या फिर ड्राइंग को ड्रॉ करते हैं, बस, है ना। या फिर प्रिंट करने के काम आता है वो। तो उसके बाद अब सफ़ेद रंग का होता है, चार्ट पेपर की तरह होता है। और ये साइज़ में हमारे 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? साइज़ में हमारे 6 प्रकार के होते हैं। A0, A1, A2, A3 एंड A4। A4 साइज तो सबसे ज़्यादा सुना होगा आपने। A5, A6। A4 साइज तो सब लोगों ने सुना ही है, सबसे ज़्यादा यूज़ नहीं होता। कभी सोचो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में जो सबसे ज़्यादा साइज़ यूज़ होता है वो आपका A2 और A3 यूज़ होते हैं। लेकिन बात है A2 सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन A4 आपने सुना होगा, है ना, है कि नहीं? A4 सबने सुना होता है, ये बात है बस, क्योंकि आप लोग कॉमनली देखते रहते हैं उनको। लेकिन ड्राइंग बनाते समय जो सबसे ज़्यादा यूज होंगे A2 और A3, सबसे ज़्यादा A2 होगा। चलिए इनकी डायमेंशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारे A नोड की डायमेंशन आपको याद करनी पड़ेंगी। देखिएगा, जो शीट होती है वो कुछ ऐसी तो होती है, जैसे ऐसे करके, ऐसे और ऐसे। तो देखा जाए तो शीट की लंबाई चौड़ाई से कम है कि नहीं? तो लंबाई कम और चौड़ाई ज़्यादा। शीट को तो ऐसी पकड़ोगे नहीं पकड़ोगे आप। तो इसीलिए
आपकी जो शीट है उसको इसी प्रकार का होना चाहिए। तो इसी के बेस पर हमने सबसे पहली शीट की जो डायमेंशन आपको याद करनी है और उसके बाद की मैं आपको बनानी सिखा दूंगा। लेकिन सबसे पहली आपको, वैसे तो आपको सारी याद करनी है, आप कहाँ चक्कर में पढ़ रहे हो, आपको तो सारी की सारी याद कर लेनी चाहिए। सबसे पहली होती है हमारी 841 × 1189 mm। थिकनेस तो उसकी कुछ होती नहीं, क्योंकि पतली सी तो होती है, इतनी पतली सी, तो थिकनेस को हम उसकी नेग्लिजिबल कर सकते हैं। तो जब हम उसकी थिकनेस को नेग्लिजिबल कर देंगे तो हमारे पास ये हमारी ए नोड वाली किसका शीट का साइज आ जाता है, किसका आता है, ए नोड या फिर A0 वाली शीट का साइज हमारे पास 841 × 1189 mm हो गया। इसके बाद वैसे तो आपको याद होनी चाहिए सारी की सारी, लेकिन याद करने के लिए एक तरीका बता दे रहा हूँ, पहली बार बनाने के लिए भूल जाओ तो अब इसको 2 से डिवाइड करो और यहाँ लिख दो, इसको 2 से डिवाइड करो और यहाँ लिख दो, और 841 यहाँ ऑटोमेटिकली चला देना। 841 यहाँ लिख दो, इसको तो 841 को यहाँ पहले लिख दो, mm लिख दो। उसके बाद ये यहाँ पर इसका हाफ करके लिखना है। जब आप इसका हाफ करोगे तो 594 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आपको क्या करना है कि आपको इसको 594 करना है। कितना, 594 × 841। उसके बाद ये 594 यहाँ पर आ जाएगा और mm, और जब आप इसका हाफ करोगे तो 297.5 आएगा। तो 297, अब ये 297 यहाँ पर आ जाएगा A3 के लिए, और इसका जब आप हाफ करोगे 594 का, नहीं सॉरी, जब आप इसका हाफ करोगे तो 420 आएगा बच्चों, इसका आएगा 297, इसका हाफ करोगे तो 420 आएगा, और जब इसका हाफ करोगे तो 297 आएगा, और ये 420 आपका यहाँ पर आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, उसके बाद जब आप इस 420 का हाफ करोगे तो 210 हो जाएगा, और ये 297 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद जब आप 210 यहाँ पर लिख दोगे और 297 का जब हाफ करोगे तो पॉइंट में आएगा, लेकिन आपको पॉइंट में नहीं लिख के आपको तो पूरा लिखना है। कितना आएगा, 148 आएगा। कितना आएगा बच्चों, सॉरी ये A5 तक ही होते हैं, 6 तो हो गए ना, 1 2 3 4 5 6, कितना आ जाएगा इसका 148 mm। These are the 5 1 2 3 4 5 6, these are the 6 type of drawing sheets A note to A5। A note का साइज A1 का, A2 का, A3 का, A4 का। ठीक, अभी मैं साथ ही साथ आपको एक चीज़ और बता के चलूँगा जो कि आपको आगे जाके काम आएगी, लेकिन अगला वैसे तो टॉपिक बाद में है, लेकिन अभी से समझ के चलेंगे इसको। फॉर एग्जांपल होता क्या है, ये TD वालों के लिए, टेक्निकल ड्राइंग वालों के लिए मुख्य रूप से बहुत ज़रूरी बात है। बेसिकली होता क्या है, ये होता है कि आपको 5 या 10 नंबर में एक क्वेश्चन आता है कि कुछ उसमें कुछ ब्लॉक डायग्राम बने होते हैं। ये जैसे मान लो कि मैंने एक सर्किल बनाया हुआ है ये, या फिर मैंने एक ये गोला बनाया हुआ है ऐसा करके, फिर एक और गोला बना दिया, तो इसमें कुछ लिख दिया है। तो कहते हैं कि इस वाले डायग्राम को A2 में है, A2 में बनाइए, पहले इस डायग्राम को A2 में बनाइए और फिर A2 में बनाने के बाद इस डायग्राम को A3 में बनाइए, या फिर उसको सीधा सीधा कह देता है कि ये डायग्राम आपका A2 में है, आप इसको A3 में कन्वर्ट करिए। तो A3 में कन्वर्ट करने के लिए A2 की डायमेंशन, A3 की डायमेंशन, इन दोनों की भाग दे देते हैं और फिर कन्वर्ट कर देते हैं कि जितना भी आपका आता है, वो जब टॉपिक आएगा तब मैं आपको कन्वर्ट करना सिखा दूँ, लेकिन वहाँ पर इसका रोल है इसलिए बता के चल रहे हैं। ठीक, तो ये हमारे इस हिसाब से ड्राइंग शीट का पोर्शन भी खत्म हो गया, और उम्मीद है कि आपको ड्राइंग शीट वाली पूरी कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी, और सारे के सारे याद कर लो तुरंत से अभी। ठीक, अब जब ड्राइंग शीट खत्म हो गई तो ड्राइंग शीट के बाद हमारा कौन सा आता है कंपोनेंट, जल्दी से बताओ। ड्राइंग शीट के बाद अक्सर ज़्यादातर आप लोगों को मैंने बुक में यही पढ़ाया है कि T² आता है ना, तो T² आपको दिखाते हैं। चलो T² कैसा होता है पहले लिख देता हूँ, फिर आपको इधर दिखा देंगे बोर्ड पे कैसा होता है T²। तो ये लीजिए, जो 3rd नंबर का आपका ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट हम लोग लिखते हैं, अक्सर पढ़ते हैं, वो होता है T²। T², वो देखो आपको उधर दिख रहा होगा, बेसिकली होता है हमारा T शेप का, लकड़ी का या फिर मेटल का बना हुआ। किसका होता है, T शेप का, लकड़ी का या मेटल का बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है, और उसको हम कहते हैं T²। बेसिकली इसका यूज़ कैसे करते हैं, इसका यूज़ हम लोग करते हैं कि जब ड्राइंग बोर्ड जो रहता है, ड्राइंग बोर्ड पर इसको इस साइड से लगा लेते हैं, और ड्राइंग बोर्ड पर इस साइड से लगा के इसकी हेल्प से हम लोग हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन खींच सकते हैं ऐसे करके। जैसे एक लाइन हमने यहाँ पर खींच दी, फिर दूसरी यहाँ पर, तीसरी यहाँ पर, या यहाँ पर, या यहाँ पर। तो
टी स्क्वायर एक ऐसा ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है जिसको ड्राइंग बोर्ड के साथ लगा करके ड्राइंग शीट पर हम हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन खींच सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन खींच सकते हैं। ठीक है भैया, तो बस ये था हमारा टी स्क्वायर की कहानी। अब आते हैं हम अपने अगले उस पर। तो अब हम आते हैं अपने सेट स्क्वायर पर। किस पर आते हैं? सेट स्क्वायर पर। जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, एकदम 20 मिनट होने वाले हैं, ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ उसको एकदम से। सेट स्क्वायर, देखो वो डायग्राम में आपको सेट स्क्वायर दिख रहे होंगे उधर। सेट स्क्वायर दरअसल एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो ज्योमेट्री बॉक्स में आपको 2 ट्रायंगल मिलते थे ना। एक ट्रायंगल तो ऐसा होता था, वो दिख ही नहीं आपको साफ साफ, लेकिन फिर भी बना देता हूँ मैं। एक ट्रायंगल तो एक तो ऐसा होता था, ऐसा वाला, और एक ऐसा होता था ऐसे। है कि नहीं? तो इस टाइप के 2 ट्रायंगल मिले होंगे आपको, बस उन्हीं ट्रायंगल्स को सेट स्क्वायर बोला जाता है। तो सेट स्क्वायर की हेल्प से हम लोग वर्टिकल पैरेलल लाइन खींच सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सेट स्क्वायर की हेल्प से हम लोग वर्टिकल पैरेलल लाइन खींच सकते हैं। वर्टिकल पैरेलल लाइन कौन सी होती है? वर्टिकल पैरेलल लाइन ये वाली। पैरेलल लाइन मतलब जिनके बीच की दूरी कभी आपस में ना मिले, जिनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहे, वो पैरेलल लाइन। वर्टिकल ऐसे करके जो खींची जाएंगी वो वर्टिकल पैरेलल लाइन होगी। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? चलिए, तो ये हमारा सेट स्क्वायर हो गया। इसके बाद आते हैं हम अपने अगले टर्म पर। हमारा अगला टर्म क्या है? हमारा अगला टर्म क्या होना चाहिए बच्चों? हमारा अगला टर्म होना चाहिए मिनी ड्राफ्टर। इसके एक टर्म के बारे में और जान लेते हैं, जैसे कि मतलब ड्राफ्टर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन ड्राफ्टर के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं स्केल के बारे में। किसके बारे में? स्केल। सभी लोगों ने सुना है ना, स्केल जो रहता है आपका रूलर, जिससे हम लोग किसी भी प्रकार की लाइन खींच, सिर्फ एक लाइन्स नहीं, देखो बोलो लाइन्स और लाइन दोनों में फ़र्क है। लाइन का मतलब एक लाइन और लाइन्स का मतलब मोर देन लाइन्स, मतलब कि सिर्फ उससे किसी भी प्रकार की लाइन खींच सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, इंक्लाइंड लाइन। जैसे कि ऐसी लाइन खींच सकते हैं, ऐसी लाइन खींच सकते हैं और ऐसी भी लाइन खींच सकते हैं, लेकिन लगातार 2 पैरेलल लाइन नहीं खींच सकते किसी भी प्रकार की। हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन खींचने के लिए टी स्क्वायर का यूज़ करते हैं, वर्टिकल पैरेलल लाइन खींचने के लिए सेट स्क्वायर का यूज़ करते हैं, और दोनों प्रकार की पैरेलल लाइन खींचने के लिए हम मिनी ड्राफ्टर का यूज़ करते हैं। लेकिन मिनी ड्राफ्टर से पहले हम लोग पढ़ रहे हैं स्केल। तो स्केल बेसिकली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो किसी भी प्रकार की लाइन खींचने के काम आता है। इसको रूलर कहें तो ज़्यादा सही है, रूलर दूसरा वर्ड है इसका। अब बात आती है कि अब स्केल की जब बात करें तो स्केल हमारे पास मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। बेसिकली स्केल को आप कुछ इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हो कि हम जिस प्रकार से अपना डायग्राम बनाते हैं उसको स्केल कहा जाता है। मतलब जैसे मान लो कि अगर चीज़ रियल में बड़ी है, हमने ड्राइंग बोर्ड पे छोटी बनाई है, चीज़ रियल में छोटी है, हमने ड्राइंग पे बड़ी बनाई है, चीज़ रियल में जितनी है हमने ड्राइंग में उतनी बनाई है। तो इस लिहाज से हमारे पास 3 प्रकार के स्केल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है रिड्यूसिंग स्केल, एक होता है फुल साइज स्केल, एक होता है भैया आपका रिड्यूसिंग फुल साइज, और एक होता है इनलार्जिंग स्केल। रिड्यूसिंग स्केल में रियल में चीज़ें बड़ी होती हैं। रिड्यूसिंग का मतलब होता है हिंदी में घटती, स्केल को बोलते हैं मापनी। तो रिड्यूसिंग स्केल को बोलते हैं हिंदी में घटती मापनी, और इसको फुल साइज को बोलते हैं पूर्ण आकार मापनी, और एनलार्जिंग स्केल को बोलते हैं बढ़ती मापनी। बेसिकली जब चीज़ रियल में बड़ी हो और हमको उसको नक्शे पर छोटी करके दिखाना हो, जैसे कि नक्शे पे एक जगह से दूसरी जगह के बीच की दूरी बड़ी होती है, ड्राइंग बोर्ड पर छोटा दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कि आपको मेरा स्केच बनाना हो, किसी बच्चे को मेरी तस्वीर बनानी हो, तो रियल में तो मैं ये हूँ इतना बड़ा, अब इतने बड़े को ड्राइंग बोर्ड पर इतने से पर भी ले आएंगे ना आप लोग, तो बस उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग स्केल। और फुल साइज स्केल, जो चीज़ जैसा मार्कर इतना बड़ा है, अगर इसको ड्राइंग बोर्ड पर सेम डायमेंशन का, बिल्कुल डिट्टो सेम डायमेंशन का बना दिया जाए तो वो हो जाएगा आपका फुल साइज स्केल, पूर्ण आकार मापनी। और यदि एनलार्जिंग स्केल बढ़ती स्केल, जैसे कि
जो हमारे कीटाणु होते हैं, वायरसेस होते हैं, इन सब के डायग्राम भी, जैसे कोरोना का डायग्राम आपको देखने को मिलता है। कोरोना का वायरस तो आपने देखा नहीं, लेकिन डायग्राम में इतना बड़ा बड़ा देखा होता है, तो वो सारे होते हैं हमारे एनलार्जिंग स्केल। तो इस प्रकार से हमने स्केल के बारे में स्टडी कर लिया। अब आते हैं हम अपने अगले इंस्ट्रूमेंट, जिसका नाम है मिनी ड्राफ्टर। किस पर आते हैं? अब आते हैं हम अपने अगले इंस्ट्रूमेंट पर। जल्दी जल्दी इंस्ट्रूमेंट खत्म करते हैं ताकि हम लोग अपना आगे का प्रोसेस लाइंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर डायमेंशंस के बारे में, और फिर हम लोग पढ़ेंगे अपने लेटर्स के बारे में। सारा का सारा प्रोसेस सीखेंगे बिना किसी दिक्कत। बच्चों बिल्कुल चिंता मत करो, बहुत ही मज़े से रिवीजन कराएंगे सारा का सारा। अगला हमारा ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है मिनी ड्राफ्टर। देखो वो उधर आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, मैंने आपको दिखाया है, ये होता है मिनी ड्राफ्टर। बेसिकली मिनी ड्राफ्टर एल साइज का स्केल, एल शेप का स्केल लेकर और दो फ्लेक्सिबल रोड के साथ बना होता है, जिसको एक तरफ, ये देखो आपको दिख रहा है ड्राइंग बोर्ड पर कसा हुआ, ड्राइंग बोर्ड पर कस लिया जाता है। फिर इसको ड्राइंग बोर्ड पर कहीं भी एडजस्ट करके हम अपनी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और इंक्लाइंड पैरेलल लाइन खींच सकते हैं। क्या? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और इंक्लाइंड। कैसे खींचते हैं आपको मैं खींच के दिखाई दूंगा, ठीक। उसके बाद क्या आती है? उसके बाद हम यूज़ करते हैं बच्चों पेंसिल के बारे में बात कर लेते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं पेंसिल के बारे में। तो पेंसिल बेसिकली एक ऐसा ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है जिसके बिना ड्राइंग होना नामुमकिन ही है। पेंसिल की हेल्प से हम अपनी ड्राइंग शीट पर उस कंस्ट्रक्शन को ड्रॉ करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन भी आपकी हमको ड्रॉ करनी होती है, जो भी स्ट्रक्चर हमको बनाना होता है, उस स्ट्रक्चर को पेंसिल की हेल्प से बनाया जाता है। बेसिकली पेंसिल के नाम पर आप ये 2-3 पेंसिल ही आप लोगों ने देखी हैं, लेकिन ड्राइंग में, इंजीनियरिंग या टेक्निकल ड्राइंग में हमारी 18 प्रकार की पेंसिल होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं भैया? 18 टाइप्स की पेंसिल होती हैं। 18 प्रकार की, 18 टाइप्स की पेंसिल होती हैं हमारी। कितने टाइप की होती हैं बच्चों? 18 प्रकार की पेंसिल होती हैं। अब इन 18 प्रकारों में जो रहते हैं हमारे, वो देखो पेंसिल आप लोग जानते हो कि HB की होती हैं, H की होती हैं। तो बेसिकली हमारी जो पेंसिल रहती हैं वो 9H से लेकर के 9H, 8H ऐसे करते करते फिर B आती हैं, फिर HB आती हैं, फिर ऐसे करके करते 2B आती हैं, फिर ऐसे करते करते 7B तक होती हैं। यानी कि 9H से लेकर के 7B तक हमारी पेंसिल होती हैं। तो H का मतलब यहाँ पर रहता है हार्डनेस, पता है ना ये वाली बात, और B का मतलब यहाँ पर रहता है ब्लैकनेस। H का मतलब हार्डनेस, B का मतलब ब्लैकनेस। कि जितने ज़्यादा H की पेंसिल होगी उतनी ही ज़्यादा हल्की चलेगी, और जितने ज़्यादा B की पेंसिल होगी उतनी ही ज़्यादा काली चलेगी। बेसिकली मैं आपको 2 पेंसिल रिकमेंड करता हूँ, एक 2H की पेंसिल और एक 6B की पेंसिल। एग्ज़ाम में जाओ तो 2H की 2 पेंसिल और 6B की 2 पेंसिल जरूर लेके जाना, क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ भरोसा नहीं, कब पेंसिल टूट जाए, फूट जाए, ख़राब हो जाए, शॉर्पनर हो, कुछ नहीं भरोसा। इसलिए 2H की 2 पेंसिल और 6B की 2 पेंसिल एग्ज़ाम में आप लोग ज़रूर ले करके जाना, ठीक है। उसके बाद पेंसिल के बाद आते हैं हम लोग अब ज्योमेट्रिकल बॉक्स। तो जो आपका ज्योमेट्री बॉक्स लेके आते हो आप लोग 20-30 जितने भी रुपए का मिलता हो, पता नहीं कितने रुपए का मिलता है बच्चों को तो, लेकिन जो ज्योमेट्री बॉक्स आता है उसमें क्या क्या होता है? ज्योमेट्री बॉक्स में हमारे सेट स्क्वायर होते हैं, उसके बारे में बात हो गई। स्केल होती है, उसके बारे में बात हो गई। एक चीज़ और बची जिसके बारे में अभी तक बात नहीं हुई, और वो क्या है? वो है हमारे पास कंपास। कंपास मतलब प्रकार जिसको बोलते हो, सभी लोगों ने देखा है किस काम में आता है? आर्क, आर्क लाइन बनाने के काम आता है, सर्किल बनाने के काम आता है, ठीक। एक टर्म और होती है, उसको कहते हैं हम लोग डिवाइडर। क्या कहते हैं? डिवाइडर। बेसिकली डिवाइडर भी एक आर्क की तरह होता है, जिसमें सिर्फ दोनों तरफ से नोक होती है, कहीं पेंसिल लगाने की जगह नहीं होती। ज़्यादातर लोगों को डिवाइडर का यूज़ नहीं पता होता। डिवाइडर का यूज़ होता है बेसिकली बच्चों, एक लाइन, जैसे मान लीजिए कि एक लाइन है, इस लाइन को डिवाइडर या कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को डिवाइडर से डायमेंशन मेजर करके वहाँ पर खींच देते हैं और फिर उसको स्केल से नाप लेते हैं। ये हमारे डिवाइडर का काम होता है, ठीक। उसके बाद एक और मेन इंस्ट्रूमेंट आता है हमारे पास, बहुत ही ज़्यादा मेन। क्या है वो? और वो है हमारा प्रोट्रैक्टर। क्या है? प्रोट्रैक्टर। प्रोट्रैक्टर क्या है?
प्रोटेक्टर बेसिकली हमारा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, चांदा, चांदा तो बोलते, चांदा सभी लोगों ने देखा है ना, जिसको कुछ लोग डी बोलते हैं, कुछ लोग चांदा बोलते हैं। बेसिकली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो एंगल मेजरमेंट के काम आता है, उसको कहा जाता है प्रोटेक्टर। उसके बाद आगे हमारा इरेजर, इरेज करने के काम आता है गलतियाँ। कटर, पेंसिल कटर या फिर शार्पनर, पेंसिल कटर बोलें या फिर शार्पनर बोलें। फिर आते हैं हमारे ड्राइंग बोर्ड क्लिप्स, ड्राइंग बोर्ड क्लिप्स, ड्राइंग बोर्ड क्लिप या फिर टेप भी इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं। एक टर्म और होती है, वो होती है फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व बेसिकली एक ऐसा स्ट्रक्चर रहता है ऐसे कर्व का, जैसे मान लो कि आपको ये ऐसे ऐसे बनाना पड़ गया, तो इसको कैसा बनाओगे, इसमें बड़ी दिक्कत पड़ जाती है। तो फ्रेंच कर्व एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट रहता है कई सारे कर्व का, जिसमें बहुत सारे डिफ़िकल्ट कर्व आपके होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग फ्रेंच कर्व। तो ये हमारे सारे के सारे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट थे। लगभग 7 से 8 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है थ्योरी का, आप लोग उसको तुरंत से पहले करेंगे। और बाकी जो मैं कल आपको पूरा का पूरा पेपर सोल्व करके दिखाऊंगा ना, मतलब मैं क्या करूंगा कि बस आज तो मैं ये क्लास ले रहा हूँ और कल को भी 1-2 क्लासेस और स्केल वगैरह की क्लास ले लेंगे। उसके बाद सिर्फ आपको पेपर सोल्व करके दिखाऊंगा कि पेपर सोल्व कैसे करते हैं। देखो मैं आपको समझाऊंगा भी, और फिर भी मैं 3 घंटे से भी कम समय में उस पूरे पेपर को लाइव क्लास में सोल्व करेंगे, बिल्कुल लाइव क्लास में, आपके बिल्कुल सामने लाइव क्लास में पेपर सोल्व करूंगा मैं, ठीक, जिसमें कि जरा सी भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, एकदम लाइव सोल्व करेंगे सारे के सारे पेपर को, ठीक है भैया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक जो मैं ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ लाइंस का। किसका? लाइंस का। इसको बोलते हैं रेखाएं। और ये अभी तक एक्चुअली मैंने ज़्यादा विस्तार से डिस्कस नहीं किया था क्लासेस में, इसीलिए इस टॉपिक को चुना है। और इसके बाद जो टॉपिक मैंने चुना है वो है डायमेंशनिंग का, और उस डायमेंशनिंग वाले टॉपिक को भी हमने क्लास में इन डिटेल डिस्कस नहीं किया था, इसलिए मैंने उसको यहाँ पर चुन लिया है, क्योंकि हमने उसको क्लास में इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ा था, इसलिए उस टॉपिक को हम लोग यहाँ पर लेकर के आ गए हैं। अब चलिए बच्चों, देखो लाइंस के बारे में बात करें तो लाइंस क्या होती हैं, किनको कहते हैं लाइंस? तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए लाइंस का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? किसी भी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए लाइंस का उपयोग किया जाता है, ठीक। अभी लाइंस जो रहती हैं हमारी, वो कई प्रकार की रहती हैं अलग अलग आधारों पर। जैसे कि अगर मैं बात करूं, अभी करते हैं, एक मिनट रुकिएगा ज़रा बस। अगर मैं बात करूं उनके एंगल के आधार पर, तो लाइन हमारी वर्टिकल होती हैं और इंक्लाइंड होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? लाइन हमारी वर्टिकल होती हैं और हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड। जैसे कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, और ये किसी एंगल से इंक्लाइंड लाइन होती हैं। लाइन्स हमारी बेसिकली 3 प्रकार की, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और इंक्लाइंड लाइन्स। और अगर एक और प्रकार की, ये तो हो गई एंगल के आधार पर, ये किस आधार पर हो गई? ये जो लाइन के प्रकार हैं आपके, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और इंक्लाइंड, ये आपके बेसिकली हैं किसके आधार पर? एंगल के आधार पर। एंगल के आधार पर, मतलब कि कितना एंगल है कितना नहीं है उसके आधार पर ये है। अगर बात करें इनकी कंस्ट्रक्शन के आधार पर या फिर मोटाई के आधार पर, थिकनेस के आधार पर अगर बात करें, थिकनेस के आधार पर, थिकनेस के आधार पर यदि हम बात करें तो लाइन हमारी फिर से 3 प्रकार की होती हैं। एक होती हैं थिक लाइंस, एक होती हैं थिन लाइंस, और एक होती है मीडियम लाइंस। थिक लाइंस जो हमारी 1 mm मोटी होती हैं, 1 mm मोटी, इनको बोलते हैं हम लोग थिक लाइंस। बेसिकली डबल स्ट्रोक जगह पर इनका यूज़ किया जाता है, डबल स्ट्रोक में 1 mm मोटी होती हैं लगभग ये। थिन लाइंस जो हमारी 0.4 mm मोटी होती हैं। कितनी? 1 mm इनकी मोटाई 0.4 mm रहती है। और मीडियम लाइंस थिन से थोड़ी सी मोटी और थिक से थोड़ी सी पतली, 0.7 mm, लगभग 0.7 mm, 0.5, 0.7 mm
आपकी मीडियम लाइंस की रहती है। तो ये तो लाइन का बेसिकली नॉर्मल सा वो था, क्या था, डिस्क्रिप्शन। लेकिन मैं लाइन के सेक्शन में जो बेसिकली पढ़ाने वाला हूँ वो इन सब से बिल्कुल अलग है, क्योंकि मैं आपको लाइन में पढ़ाने वाला हूँ मुख्य रूप से कि हमारे लाइंस कितने प्रकार की हैं, मतलब कि जो सिंबल्स हैं लाइन के वो कितने प्रकार के हैं, उनके बारे में पढ़ाने वाला हूँ मैं, ठीक है नहीं। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में अक्सर लाइंस के बारे में आया तो लाइन को परिभाषित कर दोगे आप, उसके बाद ये भी लिखिएगा, ये भी लिखिएगा, और जो मैं अब बता रहा हूँ वो भी लिखिएगा। आराम से 7-8 नंबर का मटेरियल तैयार हो जाएगा। और एक ही शीट मिलती है, याद रखना भैया, एक ही शीट मिलती है और एक ही शीट के दोनों तरफ काम करना होता है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको पूरी तरीके से एग्ज़ाम का पूरा पैटर्न लेकर के मैं आपको वो सब कराऊंगा जैसे कि आपको एग्ज़ाम में करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं एक कॉन्टिन्यूअस थिक जो लाइन है हमारी। जैसे कि मान लो ये एक ऐसी लाइन आ जाए, इस लाइन का नाम होगा भैया कॉन्टिन्यूअस थिक लाइन। यूज किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट की ड्राइंग में आउटलाइन बनाने के काम में। मतलब जो आउटलाइन बनेगी, जो सबसे बाहर का हिस्सा होता है, जैसे कि मान लो हम ये बना रहे हैं एक हार्ट का शेप, तो इसके अंदर जो बनाएंगे वो तो बात की बात है, बाहर को हम लोग यूज़ करते हैं थिक कॉन्टिन्यूअस लाइन का। उसके बाद आती है हमारे पास कौन सी लाइन आती है, थिन कॉन्टिन्यूअस, पतली और लगातार। कौन सी आती है, थिन कॉन्टिन्यूअस, इसका नाम है थिन और कॉन्टिन्यूअस लाइन। इसका यूज भी अंदर, जैसे कि एक हो गया मेन, उसके बाद उसके अंदर का मेन स्ट्रक्चर बनाने के काम आता है। जो थिक है वो आपकी 1 mm उसकी मोटाई होती है और थिन की 0.4 mm होती है, मैंने आपको बताया ये भी। उसके बाद हमारे पास एक लाइन आती है जो हिडन लाइन कहलाती है, हिडन सेक्शन को दर्शाती है, और ये रहती है आपकी डॉटेड लाइन या फिर डैश्ड, डॉटेड बोलो या डैश्ड बोलो, मतलब कि ऐसे, या फिर थोड़े डैश टाइप के बना दो ऐसे। ये थिन हो गई, और थिक वाली मोटे मोटे डैश बना दो, वो हो जाएगी थिक। मतलब थिन और थिक दोनों प्रकार की होती है सारी लाइंस, और मीडियम की बात नहीं कर रहे हम लोग। तो ये हमारी, इसको हम डैश या डॉटेड लाइन बोल सकते हैं, डैश्ड लाइन भी बोल सकते हैं, डॉटेड लाइन भी बोल सकते हैं, और इसका यूज होता है हिडन लाइंस के रूप में। मतलब जैसे हम लोग हिडन लाइन नहीं बनाते हैं, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है उसके पीछे का कोई हिस्सा है, तो हिडन लाइन के सिंबल में भी यही वाली आपको बनानी है। उसके बाद आती है आपकी एक और लाइन, जैसे कि पहले डैश आता है, फिर डॉट आता है, फिर डैश आता है, फिर डॉट आता है, फिर डैश आता है, फिर डॉट आता है। आपकी सेंटर लाइन और एक्सिस लाइन के रूप में यूज़ की जाती है ये वाली लाइन। कौन सा, लॉन्ग डैश छोटा डैश, लॉन्ग डैश छोटा डैश, लॉन्ग डैश छोटा डैश, लॉन्ग डैश छोटा डैश, ये फिर ऐसे करके ये लाइन आपकी बोली जाती है एक्सिस लाइन या फिर सेंटर लाइन। एक्सिस लाइन कहिए इसको, या फिर केंद्र रेखा या फिर अक्ष रेखा, इसको हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, या तो हम केंद्र रेखा कहते हैं या फिर इसको हम अक्ष रेखा कहते हैं। उसके बाद आती है बच्चों हमारे पास जो अगली लाइन है, उसके बाद जो अगली लाइन है वो आती है हमारे पास एक डैश फिर दो छोटे छोटे डैश, एक बड़ा डैश फिर दो छोटे छोटे डैश। आज कैसे होती है, यहीं पर दिख रहा है ना आपको पूरा। इनके सबके नाम नोट करते चलना तुरंत से, पहले एकदम भूल मत जाना, कुछ भी छोड़ोगे तो बहुत गड़बड़ जाएगी। देखो, एक डैश बड़ा फिर दो छोटे छोटे, फिर एक बड़ा फिर दो छोटे छोटे, एक बड़ा फिर दो छोटे छोटे, एक बड़ा। ये जो आपकी लाइन होती है, ये आपकी लाइन दर्शाती है भैया किसको, सेक्शन को। किसको दर्शाती है, सेक्शन को दर्शाती है। किसको दर्शाती है बच्चे,
ये लाइन आपकी दर्शाती है बच्चों सेक्शन वाली सेक्शन को, मतलब कि ये आपका कटिंग प्लेन है। यहाँ से इसको जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल ये कोई सिलेंडर है, ये इस सिलेंडर को यहाँ से काटा गया है, तो काटते समय हम ऐसी लाइन नहीं बनाएंगे, हम ये वाली लाइन बनाएंगे, ये वाली, बड़ा डैश और दो छोटे छोटे डैश, एक बड़ा डैश दो छोटे छोटे डैश। नहीं नहीं, ये तो पुरानी थी, ये तो नीचे वाली लाइन थी, ये वाली सॉरी, बड़ा डैश दो छोटे छोटे बड़ा, छोटे छोटे बड़ा, छोटे छोटे बड़ा, ऐसे करके। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं सेक्शन लाइन या फिर कटिंग प्लेन लाइन, सेक्शन लाइन या फिर कटिंग प्लेन लाइन। ये सब नोट कर लो जल्दी से एकदम। जब नोट कर लो तो फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। कर लिया नोट, बिल्कुल साथ साथ नोट कर दो, चलो उसमें कौन सी बड़ी बात है। और याद कर लेना भैया, पेपर के लिए पढ़ रहे हो, रिवीजन मार रहे हो, कभी सोचो कुछ और। चलो अब आगे बढ़ते हैं और अपने अगली लाइन के रूप में आते हैं, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट ब्रेक लाइन। क्या कहते हैं उसको? हम कहते हैं बच्चों शॉर्ट ब्रेक लाइन। मतलब कि जैसे कहीं पर अगर कोई नक्शा बनाते हैं तो वहाँ पर जब छोटी रुकावट होती है तो इस प्रकार की लाइन का यूज़ किया जाता है और इसका नाम होता है शॉर्ट ब्रेक लाइन। क्या होता है इसका नाम? शॉर्ट ब्रेक लाइन। तो इसको बनाते हैं ऐसे करके, ऐसे ऐसे, फ्री हैंड भी बोल सकते हैं इसको, और शॉर्ट ब्रेक लाइन होती है। लघु भंग रेखा, अब बहुत बार पूछा गया है शॉर्ट, दो बार शॉर्ट को लिख दिया मैंने, शॉर्ट ब्रेक लाइन। हिंदी में इसको कहते हैं लघु भंग रेखा। उसके बाद एक आती है जिग जैग लाइन, ये इसको बोलते हैं लॉन्ग ब्रेक लाइन या फिर जिग जैग लाइन। इसको हिंदी में कहेंगे हम दीर्घ भंग रेखा या फिर जिग जैग रेखा। ठीक है भैया, तो ये हमारी लाइन्स हो जाती हैं सारी की सारी। इसके अलावा हमारी कोई भी लाइन नहीं होती है। तो मैं अब एक एग्जांपल ले लेता हूँ जहाँ पर कि हम इन लाइन्स का थोड़ा बहुत हल्का फुल्का यूज सीख लेते हैं, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि आपको बच्चों करना क्या है ना, वरना आपको यूज ही नहीं पता होगा। तो मान लो कि जैसे कोई भी एक स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपका ये मैंने एक स्ट्रक्चर तैयार किया, ऐसे बना दिया रफली। तो यहाँ पर इन सबको मिटा रहा हूँ, ठीक, जल्दी जल्दी इसलिए बढ़ा रहा है क्योंकि समय नहीं है ना, इससे निपटाना है। तो मान लो कि इसमें यहाँ से एक छेद हुआ है, यहाँ से एक छेद है, तो छेद का मतलब अंदर से कटा हुआ है ये। और कटिंग का हमारा क्या था, मतलब हिडन लाइन, हमको हिडन लाइन दिखानी है अंदर से। तो हिडन लाइन का क्या था सेक्शन, हिडन लाइन का डॉटेड या फिर डैश्ड। तो जैसे मान लो कि इतने सेक्शन में कटा हुआ है, तो इसको हमको डैश दिखाना है या फिर डॉटेड दिखाना है। ये इसका मतलब है कि अंदर से कटा हुआ है। लेकिन यदि अंदर से पूरा गोला कटा हुआ है, एक सर्किल कटा हुआ है, या फिर किसी और प्रकार का शेप का पूरा कटा हुआ है, तो मतलब उसका एक सेंटर भी होगा या फिर उसकी एक्सिस भी होगा। और सेंटर लाइन का सिंबल क्या था? सेंटर लाइन का सिंबल था हमारे पास ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये, ऐसे करके। तो ये दर्शाता है कि ये पूरा गोला या किसी और शेप का पूरा छेद होया हुआ है। ठीक है भैया, इस प्रकार की। अब मान लो कि ये यहाँ से भी कटा हुआ था, तो इसको भी ऐसे दिखा दो, यहाँ से भी कटा हुआ था, अभी छेद भी हो रखा था, तो इसको फिर से वही ऐसे करेंगे। सही है? तो ये हमारी लाइन के उपयोग हैं, और बाकी भी मैं आपको सिखा दूंगा, लेकिन बाकी सारे के सारे मैं ड्राइंग शीट पर ही हाथ से बना के दिखाऊंगा। ठीक है भैया, देखो ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए हमको ब्रीफ में पढ़ना पड़ेगा। अगर डिटेल की तरफ गए तो हम 1 घंटे में एक लेक्चर ही एक टॉपिक कवर कर पाएंगे। हमको कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर कर लें, इसलिए हमको तेज तेज पढ़ना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं अपने दूसरे टॉपिक की ओर। दूसरे टॉपिक का नाम है हमारे, जिसको मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ, उसका नाम है
डायमेंशनिंग। क्या नाम है बच्चों? इसका नाम है डायमेंशनिंग। हिंदी में इसको बोलते हैं बीमाकरण। या बीमीयकरण, बीमीयकरण भी बोल सकते हैं, बीमाकरण भी बोल सकते हैं। बेसिकली मैं आप लोगों से एक तो बातें पूछना चाहता हूँ। मेरा सवाल ये है कि आप मुझे ये बताओ कि कितनी बार ऐसा होता है कि जब आप कोई डायग्राम देखो तो उसकी डायमेंशंस नहीं देखते हो। मुझे लगता है शायद एक भी बार ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जांपल आपको मान लो कि मैं आपसे बोलूँ कि चलो भैया एक रेक्टेंगल बनाओ, तो रेक्टेंगल के लिए भी आपको लेंथ और ब्रेथ की नीड होगी ना। मैं बोलूँ चलो एक स्क्वायर बनाओ, स्क्वायर के लिए भी उसकी एक साइड की नीड होगी ना। तो हमको हमेशा एक स्ट्रक्चर में उसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि चलो बच्चों इसको जरा अपनी कॉपी पर बनाइएगा प्रॉपर एकदम, तो आप इसको कैसे बना पाओगे? इसके लिए आपको पता होना चाहिए ना कि मैंने ये लाइन कितनी बड़ी खींची है, ये लाइन कितनी बड़ी खींची है, और ये लाइन कितनी बड़ी खींची है, और फिर ये लाइन कितनी बड़ी खींची है। तो बस यहाँ पर ये जो एरो में दिखा रहा हूँ इनको दिखाना, इनको दर्शाना। जैसे मान लीजिए कि ये लाइन पूरी 50 mm की हो गई, ये 20 mm की हो गई, ये 60 mm की हो गई, ये 40 mm की हो गई। इसको लिखने की जरूरत ही नहीं फिर, क्योंकि पूरा 60 20 तो 40 बचा। इसको मान लो कि ये भी 20 mm की हो गई। तो ऐसे करके ये जो लिखा हुआ है डायमेंशंस, ये सारी की सारी डायमेंशंस लिखा होना आपका कहलाता है डायमेंशनिंग, बीमीयकरण। यानी कि सारी की सारी उसकी डायमेंशंस का पता होना, वो कहलाता है हमारा डायमेंशनिंग प्रोसेस। याद रखिएगा। और अभी मैं आपको टाइटल ब्लॉक बनाना भी सिखाऊंगा टीडी वालों के लिए। टीडी वालों का तो बहुत मजे का रिवीजन करा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मजे का। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली जो हमारा डायमेंशनिंग प्रोसेस है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहले इसका पर्पस जान लेते हैं डायमेंशनिंग के बारे में। जैसे कि अगर आ जाता है हमारा 7-8 नंबर का क्वेश्चन तो कैसे करेंगे, तो डायमेंशनिंग का पर्पस हमारा ये रहता है कि डायमेंशनिंग से हमको किसी भी चित्र का, किसी भी ड्राइंग का पर्याप्त डाटा, उचित मात्रा में सफिशिएंट डेटा प्रोवाइड हो जाता है, जिससे कि हम उस ड्राइंग को सुचारू रूप से क्लीन और क्लियर बना सकते हैं। इसको बोलते हैं डायमेंशनिंग। ठीक, उसके बाद बात है कि डायमेंशनिंग हमारी होती कितने प्रकार की हैं। तो डायमेंशनिंग हमारी बेसिकली दो प्रकार की होती हैं। पहला मेथड है डायमेंशनिंग करने का अलाइन मेथड। क्या है? अलाइंड मेथड। डायमेंशनिंग दो मेथड से की जाती है। दूसरा मेथड है डायमेंशनिंग करने का यूनी डायरेक्शनल मेथड। यूनी डायरेक्शनल मेथड। बेसिकली अलाइन मेथड में क्या होता है कि अलाइन मेथड में हम जो डायमेंशंस लिखते हैं वो लाइन खींच के, देखो सबसे पहली बात तो डायमेंशन लिखनी कितनी है, जितना सेक्शन है बस उतने ही सेक्शन को कवर करते हुए लाइन खींची जाती है, उतने ही सेक्शन को कवर करते हुए। जैसे ये सेक्शन, एरो दोनों तरफ एरो बनाए जाते हैं और फिर ये खींची जाती है लाइन। तो जब हम पूरी लाइन खींच के और इसके यहाँ पर इसकी माप लिखें, जैसे कि ये हमारा 40, ये 40 लिखा मैंने, तो ये तरीका जो फिलहाल आपको दिख रहा है यहाँ पर, इस 20 को ऐसा नहीं लिख सकते, इस 20 को यहाँ भी नहीं लिख सकते, इस 20 को भी आपको यहीं पर इस डायग्राम के बाहर ही लिखना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर लिखना पड़ेगा इस 20 को भी यहाँ पर। तो ये यहाँ पर ये 20 हो जाएगा। तो बेसिकली ये 20 और 40 और ये सब जो मैंने लिखा है, तो ये 60 को ऐसे नहीं लिख सकते, 60 को ऐसे लिखना पड़ेगा। ये वाला जो मेथड है, इस मेथड को कहा जाता है अलाइन मेथड। अलाइन मेथड में जो हमारी डायमेंशंस होती हैं वो इस प्रकार से होती हैं। अब रही बात यूनी डायरेक्शनल मेथड की, तो आपने कहीं कहीं देखा होगा, जैसे कि मान लो कि मैं ये रेक्टेंगल बना दूं और इस रेक्टेंगल में डायमेंशंस को ऐसे करके लिख दूं, एरो तो बनेंगे ही बनेंगे। ये हो गया 50 और यहाँ पर ये हो गया आपका 20। ऐसे भी तो लिखा होता है कहीं कहीं। और मैं यूनिट तो लिखे नहीं जाते ड्राइंग में, इंजीनियरिंग ड्राइंग हो या टेक्निकल ड्राइंग हो, यूनिट तो, क्योंकि यूनिट तो हर जगह एमएम रहता है, एमएम रहता है, एमएम रहता है, इसलिए लिखा नहीं आता। तो आपने कहीं कहीं पर इस प्रकार का डायमेंशनिंग मेथड भी देखा होगा, कहीं कहीं पर इस प्रकार का डायमेंशनिंग मेथड भी देखा होगा। तो बस यही दो तरीके हैं डायमेंशन करने के। तो ये जो मेथड था ये आपका अलाइन मेथड था, और ये आगे वाला जो मेथड है ये आपका यूनी डायरेक्शनल मेथड है। कौन सा मेथड है? ये था आपका अलाइन मेथड, अलाइंड मेथड ऑफ डायमेंशनिंग।
और ये है आपका यूनी डायरेक्शनल मेथड ऑफ डायमेंशनिंग। और बाकी मैं आपको ड्राइंग शीट पर, जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन को लेता हूँ तो इस क्वेश्चन को भी पूरा करूँगा जरूर, जो कि मुझे लगता है कि पेपर बनाऊंगा जरूर, क्योंकि मैं 3 से 4 पेपर आपके सोल्व कराऊंगा 3-3 घंटे के, तो बहुत आराम से ये सारे के सारे टॉपिक हमारे कवर हो ही जाएंगे इसमें। ठीक है भैया, चलिए फिर ये आपको पूरा समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं, किसी बिना किसी यहाँ तक तो कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं है ना? कुछ डाउट हो तो पूछ लो तुरंत, वरना बात की क्लास में पूछ लेना, या फिर आपको पता ही है कि डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, मेरे नंबर पर आप किसी भी समय आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो और मेरे से अपने डाउट्स पूछ सकते हो, लेकिन सिर्फ डाउट पूछने के लिए मैसेज या कॉल करें बच्चों, ठीक है? आपको कोई भी किसी प्रकार का डाउट आता है आप मुझसे बेझिझक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मेरा नंबर स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा होगा, तुरंत से पहले मुझसे पूछ लीजिए, आपके हर एक डाउट का, हर एक समस्या का समाधान किया जाएगा। चलिए फिर अगले टॉपिक की तरफ आते हैं, जल्दी से बढ़ते हैं, समय बिल्कुल नहीं है हमारे पास। अगला टॉपिक हम लोग सीखते हैं टाइटल ब्लॉक बनाना। किसको सीखते हैं बच्चों? टाइटल ब्लॉक बनाने को सीख लेते हैं। किसको सीख लेते हैं? टाइटल ब्लॉक। आपको पता है ना कि ड्राइंग शीट पर एक टाइटल ब्लॉक भी बना होता है, तो उसका मॉडल दिखाऊंगा मैं, और मैं जितनी भी ड्राइंग शीट आपके सामने बनाऊंगा आप लोगों को भी टाइटल ब्लॉक जरूर बना लेना, अगर क्वेश्चन में आए तो भी, नहीं आए तो भी ड्राइंग शीट पर अपना टाइटल ब्लॉक जरूर बना लेना। ठीक है बच्चों, चलिए फिर